केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का वार्षिक आम बजट संसद में किया पेश। युवा, महिला, किसान, पिछड़ा वर्ग और जनजातियों पर विशेष फोकस। धनबाद के आशीर्वाद अपार्टमेंट में कल देर शाम लगी भीषण आग में 14 की मौत, 12 लोग घायल। मृतकों के परिजनों को पीएम रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन का आज दूसरा दिन। कल पहले दिन 4 उम्मीदवारों ने खरीदा पर्चा। उम्मीदवारों के चयन पर मंथन करने में जुटी पार्टियां। और राजधानी रांची के होटवार स्थित खेलगांव में राज्य वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। विभाग के खिलाड़ियों ने दिखाया अपना दमखम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्तीय वर्ष 2023-24 का वार्षिक आम बजट संसद में पेश किया। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में युवा, महिला, किसान, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए विशेष फोकस किया गया है। श्रीमती निर्मला सीतारमण Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. This is the first budget in Amrit Kaal. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes and scheduled tribes. In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. The Indian economy is therefore on the right track and despite a time of challenges, heading towards a bright future. Today, as Indians stand with their head held high and the world appreciates India's achievements and successes, we are sure that elders who had fought for India's independence will, with joy, bless us in our endeavors going forward as well. योजना लाई जाएगी। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा प्रणाम योजना की शुरुआत की जाएगी। पीएम प्रणाम योजना गोवर्धन स्कीम के लिए के तहत 5 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। ये नए संयंत्र होंगे। पैन कार्ड अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। इससे पहले पैन टैक्स फाइलिंग के लिए था। वहीं सरकार ने राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज एक और साल के लिए से बढ़ाया गया है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपैड्स और वाटर एरो जो ड्रोन है, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को नवीनीकृत किया जाएगा। तो ये तमाम अहम बड़ी बातें बजट की जो हम आपके सामने रख रहे हैं। और अमृत काल में उपयुक्त बुनियादी ढांचे के वर्गीकरण और वित्त पोषण ढांचा के ग्राउंड को भी नवीनीकृत किया जाएगा। 704 संसद में आम बजट पेश करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक से भी बजट को मंजूरी दी गई है। इस बैठक के लिए पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री
इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए, इस बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज की बैठक केंद्रीय बजट को लेकर जो मंजूरी होनी है उसके लिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बजट की प्रति भेंट की। शक्ति का एक तरीके से दिखाई पड़ रही, तो उसके बाद में ये पूरी टीम, क्योंकि बजट को लेकर एक बहुत गोपनीय तरीके से काम होता है, जिसमें वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री, तमाम वित्त मंत्रालय के जो सेक्रेटरीज होते हैं, उनके जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, बहुत ही गोपनीय तरीके से काम करते हैं। उसके बाद जाके ये बजट दस्तावेज तैयार होता है, जिसके माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को राह दिखाने का एक पूरा मौका मिलता है। और राष्ट्रपति से को जानकारी देने और अनुमति लेने, बजट को पेश करने के लिए जब वित्त मंत्री पहुंची तो उनके साथ उनकी पूरी टीम, ये तस्वीरें अब से महज कुछ देर पहले की, जो कि राष्ट्रपति भवन से आई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि विपरीत वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत तीव्र गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6 से 6.8% के बीच रहने का अनुमान है। दुनिया के तमाम देशों में आर्थिक मंदी के खतरे के बीच भारत की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही है। केवल इतना ही नहीं, आने वाले समय में भी भारत तेजी से आगे बढ़ेगा। जी हां, ये भरोसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर जारी ताजा आंकड़े में जताया है। अपने पूर्वानुमान में IMF ने कहा है कि 2023 में भारत 6.1% की दर से आर्थिक प्रगति करेगा। वहीं 2024 के लिए 6.8% आर्थिक प्रगति होने का अनुमान लगाया है। IMF के मुताबिक भारत तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। We had the International Monetary Fund release its World Economic Outlook update, and they maintained India's GDP forecast or estimate for current financial year at 6.8, next financial year at 6.1, and importantly, for 24-25, they kept India's real GDP growth forecast at 6.8%. So they show an acceleration of India's GDP after a slight dip which they estimate for the next financial year. इसके अलावा IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक वैश्विक विकास दर 2022 में अनुमानित 3.4% से गिरकर 2023 में 2.9% होने का अनुमान है, जबकि 2024 में बढ़कर 3.1% हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी 2023 के विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के विकास पूर्वानुमान में अमेरिका की GDP 1.4%, जर्मनी 0.1%, फ्रांस 0.7%, इटली 0.6%, स्पेन 1.1%, जापान 1.8%, यूके -0.6%, कनाडा 1.5%, चीन 5.2%, भारत 6.1%, रूस 0.3%, ब्राजील 1.2% रहने का अनुमान है। हालांकि 2024 में सभी अर्थव्यवस्थाओं में सुधार दिखेगा। भारत में महंगाई को लेकर IMF ने कहा है कि मौजूदा महंगाई दर 31 मार्च तक 6.8% से गिरकर 5% पर आ सकती है। इसके बाद भी महंगाई में गिरावट जारी रहेगी और ये आने वाले साल यानी 2024 तक 4% पर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। धनबाद के शक्ति मंदिर रोड स्थित आशीर्वाद अपार्टमेंट में कल देर शाम भीषण आग लगने से 14 लोगों की जलकर और दम घुटने से मौत हो गई। वहीं 12 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। जिले के उपायुक्त संदीप सिंह ने बताया कि 12 फ्लोर के इस अपार्टमेंट में आग दूसरे तल्ले पर लगी और तीसरे तल्ले पर पहुंचकर उसने विभत्स रूप ले लिया। हादसे में 10 महिलाओं, 3 बच्चे समेत 1 पुरुष की मौत हुई है। वहीं घायलों को इलाज के लिए शहीद निर्मल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल और पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संवेदना जताई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट कर हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की बात कही गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित देवघर आगमन को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में कल समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने श्री शाह के प्रस्तावित 4 और 5 फरवरी के कार्यक्रम के दौरान एयरपोर्ट, रूट लाइन कार्यक्रम स्थल, बाबा मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में इफ्को की नैनो यूरिया लिक्विड खाद की फैक्ट्री का शिलान्यास किया जाना संभावित है।
रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। 7 फरवरी तक चलने वाले नामांकन प्रक्रिया के तहत कल 4 उम्मीदवारों ने पर्चे खरीदे। हालांकि एक भी नामांकन दाखिल नहीं किए गए। उपचुनाव को लेकर स्क्रूटनी 8 फरवरी को होगी, जबकि नाम वापसी की आखिरी तिथि 10 फरवरी निर्धारित की गई है। मतदान 27 फरवरी और मतगणना 2 मार्च को होगी। इधर विभिन्न राजनीतिक दलों में प्रत्याशी चयन को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। कौशल भारत कुशल भारत के नारे के साथ स्किल इंडिया मूवमेंट को मजबूत करने के उद्देश्य से आज रांची के CMPDI सभागार में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि CMPDI के CMD मनोज कुमार शामिल हुए। जो है वो वर्ल्ड का स्किल कैपिटल हब बने और इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए थ्रू अप्रेंटिसशिप स्कीम हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। राजधानी रांची स्थित राजभवन उद्यान की खूबसूरती देखने के लिए आज भी काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इससे पहले कल राजभवन में लगे करीब 50,000 पौधों के हजारों वैरायटी का करीब 3,000 लोगों ने अवलोकन किया। राजभवन उद्यान में कई तरह के औषधीय पौधे भी विद्यमान हैं। हमारे समाचार संपादक दिवाकर कुमार ने इन औषधीय पौधों की बारीकियों की जानकारी ली। राजभवन में मेरे दाएं तरफ ये किचन गार्डन है और किचन गार्डन के बाद जब हम इस तरफ आते हैं तो ये बाकायदा पूरा औषधीय पौधों का यहाँ पर भंडार है। ये गिलोई है और इसके बगल में ये बन प्याज है। इस तरह की कई, जैसे हम कह सकते हैं पीपल्ली यहाँ पर है और ये मंडू कपर्णी है, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर लगाई गई है। ये तुलसी के देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े पौधे हैं और बगल में ये चित्रक है। तो इस तरह के जो यहाँ पर औषधीय गुणों वाले पौधे हैं उसके बारे में बताया गया है। बाकायदा ये बेंग चटनी जो बहुत झारखंड में फेमस है उसके प्लांट यहाँ पर लगाए गए हैं। ये जंगली लहसुन है, अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो देख लीजिए, ये जंगली लहसुन है। और जब आप राजभवन में आते हैं, ये जब ये 7 फरवरी तक लोगों के लिए खुला रहेगा तो आप इस तरह के जो ये जंगली लहसुन है इसका भी दीदार कर सकते हैं। और इस तरह के जो प्लांट यहाँ पर लगाए, ये देखिए बगल में यहाँ पर जो ये काजू के प्लांट्स हैं और साथ ही साथ दूसरे भी प्लांट्स इस तरह से यहाँ पर लगाए गए हैं। और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये लौंग का पौधा है और इसकी पत्तियां जब मैं अभी तोड़कर देख रहा था तो इसकी पत्तियों में भी वो खुशबू है जो आपको लौंग का फ्लेवर देता है। ये काल मेघ है। तो इस तरह के जो तमाम धृत कुमारी जो आपके, जो हम कह सकते हैं कि दिनादुन जो हमारी जो एक पारंपरिक जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति रही है कि कैसे हमारे जो गार्डन है, हमारे जो खेत हैं, वहाँ पर अगर इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए, ये सतावर है, तो बहुत सारी बीमारियों का यहाँ पर निदान उसके जरिए हो सकता है। ये देखिए एक सफ़ेद मूसली है, ये स्टीबिया है। इस तरह की चीज़ें जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मधुमेह के जो रोगी हैं उसको खाना चाहिए और उसको इससे फ़ायदा होता है। तो इस तरह के तमाम जो यहाँ पर प्लांट्स लगाए गए हैं, ये सारा पूरा सेक्शन जो है ये सर्पगंधा है। तो इस तरह के प्लांट्स लगाए गए हैं। एलोवेरा का आप देख सकते हैं कि पूरी एक लंबी चौड़ी जो एक है एलोवेरा की यहाँ पर वो गार्डन तैयार किया गया है। बाकायदा इस तरह की जो गार्डन है यहाँ पर, ये जो दिन जो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है, चाहे वो सर्दी खांसी है, कमजोरी का फीलिंग होता है, तो उस तरह की जो चीज़ें हैं बाकायदा यहाँ पर उसकी जानकारी भी दी गई है ताकि लोग जब यहाँ पर पहुँचे इनके बारे में जाने तो इसके जो यूजेज हैं उसको किस तरह से इसका यूज होना चाहिए उसके बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है। तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं और हमारे जो कह सकते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में किस तरह से औषधीय पौधों का महत्व है उसकी जानकारी भी यहाँ दी गई है। सरिता के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।
राज्यपाल रमेश बैस से कल राजभवन में नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली से झारखंड भ्रमण पर आए 18 पदाधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने उन्हें झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ यहां के पुरातात्विक, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के संदर्भ में अवगत कराया। उन्होंने राज्य को अपार संभावनाओं वाला प्रदेश बताते हुए यहां की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक संबंधी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। भ्रमण पर आए पदाधिकारियों ने भी अपने कार्यानुभव और झारखंड भ्रमण के दौरान प्राप्त अनुभवों को साझा किया। SAFF अंडर 20 महिला चैंपियनशिप के लिए अंडर 20 भारतीय टीम में झारखंड की 7 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इन खिलाड़ियों में अंजलि, अनीता कुमारी, अष्टम उड़ांव, सुनीता मुंडा, सुमति कुमारी, नीतू लिंडा और पूर्णिमा कुमारी शामिल हैं। गौरतलब है कि बांग्लादेश में कल से 10 फरवरी तक SAFF अंडर 20 विमेंस चैंपियनशिप और 4 से 12 मार्च तक AFC अंडर 20 विमेंस चैंपियनशिप क्यू राउंड की प्रतियोगिता आयोजित होगी। इन प्रतियोगिता को लेकर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ओर से इंडिया अंडर 20 ट्रेनिंग कैंप की घोषणा की गई थी। इसी कैंप के बाद झारखंड के इन खिलाड़ियों का चयन किया गया है। राजधानी रांची के होटवार स्थित खेलगांव में आज राज्य वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में विभाग के खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर अन्य लोगों के अलावा झारखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर संजय श्रीवास्तव भी मौजूद थे। पास्ट करता हुआ और 6 रिजर्व किए खिलाड़ियों की अभी तक बहुत मेहनत करी है कि आप लोगों को यहाँ पे बुलाया जाए, अच्छे माहौल में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए, जो बेहतर खिलाड़ी उनका सिलेक्शन हो, जो कि अखिल भारतीय स्तर पे अपना प्रदर्शन कर सके। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को निर्देश दिया है कि वे बच्चों को पढ़ाने के साथ फाइलेरिया उन्मूलन में भी सहयोग करें। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में सवेरे 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक सेविकाओं को अपने बूथ पर ही फाइलेरिया की दवा देनी होगी। इसके बाद रोजाना घर जा जाकर दवा खिलाना होगा। रांची के DTO प्रवीण प्रकाश द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 28 वाहनों से 5.5 लाख से अधिक रुपए का जुर्माना वसूला गया। अभियान के दौरान टैक्स डिफॉल्टर्स, ओवरलोडेड, बिना परमिट, प्रदूषण प्रमाण, बिना लाइसेंस, बिना हेलमेट, सवारी गाड़ी में क्षमता से अधिक यात्री बैठाने और वाहन संबंधी अन्य कागजातों की जांच की गई। साइबर अपराध की समस्या से निजात पाने के लिए रामगढ़ कॉलेज में ड्रोन तकनीक की उपयोगिता विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान BIT मेसरा पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर इंजीनियर अभय कुमार ने ड्रोन तकनीक की उपयोगिता पर विस्तार से जानकारी दी। गोड्डा रेलवे स्टेशन से खुलने वाली गोड्डा से सियालदह तक जाने वाली ट्रेन आगामी 4 फरवरी तक रद्द रहेगी। पश्चिम बंगाल के वर्धमान स्टेशन में रखरखाव कार्य की वजह से कई ट्रेनों के परिचालन को कुछ दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है, जिसमें गोड्डा सियालदह एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। रांची विश्वविद्यालय के 6 शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए। इनमें डॉक्टर हरिओम पांडे, डॉक्टर वासुदेव सिंह, डॉक्टर इला सिंह, डॉक्टर मंजर हुसैन, डॉक्टर सुहासिनी बेसरा और डॉक्टर निलय रॉय के अलावा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के PP दास, अनीता कुजूर और विजय राम शामिल हैं। CCL मुख्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत सेवानिवृत्त 16 कर्मियों को भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान CCL मुख्यालय में सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया और सेवानिवृत्त कर्मियों पर निर्मित शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। रांची रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं दूर संचार अभियंता S उरांव और 23 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए। इन सभी को सेवानिवृत्ति का लाभ दिया गया। मौके पर अपर मंडल रेल प्रबंधक मनीष कुमार ने सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले रांची रेल मंडल के कर्मियों को मंडल स्तर पर रेल सप्ताह समारोह का आयोजन कर मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता द्वारा पुरस्कृत किया गया।
भारतीय रेलवे बोर्ड की ओर से जोनल स्तर एवं मंडल स्तर पर रेल सप्ताह समारोह का आयोजन कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले रेल कर्मियों को पुरस्कृत किया जाता है। गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र के तेलगामा गांव के पास एक गिट्टी लदी हाईवा दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इससे हाईवा चालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। रांची में हुए भारत न्यूजीलैंड T20 मैच के दौरान JSC स्टेडियम में पुलिसकर्मी सहित कई लोगों के मोबाइल फोन चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुरुलिया से गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस खूंटी में दर्ज किया गया। अगले 5 दिनों में राज्य के उत्तरी भाग में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाकों में अगले 3 दिनों तक सुबह में कोहरा और धुंध के बाद मौसम साफ और शुष्क रहेगा। खूंटी में सहाय योजना के तहत फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल एवं एथलेटिक्स खेलों का आयोजन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है, जिसमें 14 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के बालक बालिका खिलाड़ियों का निबंधन एवं चयन पंचायत स्तर पर किया गया है। खूंटी जिला स्तरीय सहाय योजना का शुभारंभ जिले के उप विकास आयुक्त नीतीश सिंह, STO, खेल पदाधिकारी और खिलाड़ियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। 25 जनवरी से 29 जनवरी तक जिला स्तरीय सहाय योजना के तहत विभिन्न खेलों का आयोजन किया जा रहा है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि यहाँ के जो गुरुवार के क्षेत्र में जो लड़के भटक रहे हैं उनको मुख्य धारा से खेल के माध्यम से जोड़ना है, और इसमें बहुत हद तक हम लोग सफल भी हुए हैं। और आने वाला समय में सहाय सरकार का एक बहुत बड़ा योजना होगा, जिससे खिलाड़ियों को लंबे अरसे तक फायदा होगा। यहाँ के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी छाप छोड़ेंगे। खूंटी, अड़की, रनिया, मुरहू, तोरपा, कर्रा से बड़ी संख्या में अलग अलग खेल टीमें शामिल हैं। मौके पर हस्ताक्षर अभियान और फोटो कॉर्नर पर फोटो सेशन के माध्यम से सहाय योजना का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य जिले में जमीनी स्तर पर प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान करना है, ताकि खेलों के माध्यम से युवाओं में स्वतः स्फूर्ति की भावना उत्पन्न हो और वे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो सकें। हम यही आशा करते हैं कि आने वाले समय में पहले भी खूंटी जिला से देश विदेशों में हमारे खिलाड़ियों ने नाम रोशन किया, और हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये मंच है, यहाँ से उभर कर जो बच्चे देश में हमारा नाम रोशन करें, यही हमारी कामनाएं और हमारी शुभकामनाएं। योजना के तहत प्रखंड एवं जिला स्तर पर लड़के लड़कियों के लिए फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल और अन्य खेल प्रतियोगिताओं का अलग अलग आयोजन किया जा रहा है। इससे खिलाड़ियों में भी काफी उत्साह है। जितने भी आते हैं वो लोग जीते हैं, उन लोग का मनोबल बढ़ता है, और हारते हैं वो लोग का भी सीख मिलता है कुछ कि आगे चलकर कुछ अच्छा करे और अगले बार आकर यहाँ पर जीते। खूंटी जिला में आगे अपना राज्य का नाम रोशन करें। एथलेटिक्स में भी ग्राम पंचायत और नगर निकाय स्तर पर प्रतियोगिता कराकर 3 सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला एथलीटों का चयन किया जा रहा है। इस योजना के जरिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नए युवा खिलाड़ी उभरेंगे, जो देश और दुनिया में झारखंड राज्य का नाम रोशन करेंगे। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। अब आपको लिए चलते हैं हेल्थ सेगमेंट की ओर। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है और तापमान कम होता है, शारीरिक सक्रियता में भी कमी आती है, जिसके कारण स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं। सर्दियों में सुबह के वक्त जो लोग सैर करने पहले जाते थे उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है और उस समय एयर पॉल्यूशन भी अधिक होता है। तो आप कोई और समय चुनिए दिन का जब आपको व्यायाम करने में सुविधा हो, जब तापमान भी आपके मन मुताबिक हो और पॉल्यूशन भी कम हो। उसके लिए आप दोपहर का समय या शाम का समय चुन सकते हैं। यदि बाहर बहुत प्रदूषण है तो आप इंडोर एक्टिविटी और एक्सरसाइज पे भी ध्यान दीजिए। घर के अंदर टहलना बहुत ज़रूरी है, दिन भर की अलग एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर संभव हो तो एक्सरसाइज साइकिल खरीदी जा सकती है, या कोई जिम ज्वाइन किया जा सकता है जहां एक्सरसाइज साइकिल के अलावा ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर और इस प्रकार के एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स होते हैं। जरूरी है कि सर्दियों के मौसम में भी
व्यायाम किया जाए। साथ ही सर्दी में व्यायाम करते समय अधिक सतर्क रहना आवश्यक है। एक्सरसाइज करने के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन सर्दियों को ध्यान में रखते हुए आप कर सकते हैं। दूसरा ध्यान रखना जरूरी है कि एक्सरसाइज ऑल ऑफ ए सडन अचानक बहुत अधिक ना करें। पहले वार्म अप करें जो 5 से 10 मिनट का होना चाहिए, ताकि आपका शरीर थोड़ा सा खुले, मांसपेशियां थोड़ी खुलें और हृदय की गति थोड़ी बढ़नी शुरू हो। उसके बाद मेन एक्सरसाइज का फेज आता है जो 20 मिनट से आधे घंटे का हो सकता है, जिसमें आप अपनी पीक पर एक्सरसाइज करिए और उसके बाद 5 से 10 मिनट तक कूल डाउन करना भी बहुत जरूरी है, ताकि शरीर का रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम अपनी वापस ओरिजिनल स्थिति में सेफ तरीके से आ सके। तो ठंडे मौसम में भी व्यायाम और सैर अवश्य करें, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और आपकी ऊर्जा बनी रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। श्रृंगार को स्वरोजगार और उसके बाद उससे शोहरत पाने का काम किया है रांची की एक महिला ने। इस महिला ने अपने हुनर के बल पर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित ग्लैमरस ब्यूटी अवार्ड शो में बेस्ट ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट का खिताब जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया है। स्त्रियों के जीवन में श्रृंगार को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। नारी जीवन के श्रृंगार और मेकअप के काम को बीपू दत्ता ने पहले स्वरोजगार का जरिया बनाया और मेहनत के बल पर राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले ग्लैमरस ब्यूटी अवार्ड शो का हिस्सा बनकर बेस्ट ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट का खिताब जीत लिया है। खिताब को जीतकर कहीं न कहीं बीपू दत्ता ने महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल कायम की है। हम एक ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट के हिसाब से हम वहाँ पार्टिसिपेट किए थे। वहाँ पर हमें कोलकाता में मतलब बेस्ट ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड मिला। दूसरी महिलाओं के लिए आज प्रेरणा स्रोत बन चुकी बीपू दत्ता के जीवन में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि अब जीवन में कुछ उपलब्धियों को अपने नाम कर चुकी बीपू दत्ता दूसरी महिलाओं के लिए मददगार के रूप में काम करना चाहती हैं। आपको सिर्फ अपना गोल बनाना है और उसके पीछे आपको दिन रात उस गोल में, उस लक्ष्य को सिर्फ देखना है। उसके आगे आपका क्या परेशानी आएगी, क्या दिक्कतें आएंगी, ये आपको कभी नहीं देखना है। याशिका दत्ता ने अपनी मां बीपू दत्ता के संघर्ष भरे जीवन को बचपन से देखा है। याशिका आगे चलकर टीचिंग लाइन ज्वाइन करना चाहती है और अपनी मां को ही रोल मॉडल मानती है। मतलब स्ट्रगल का तो अलग ही लेवल है। इतना स्ट्रगल किया कि बोल नहीं सकती। तो मुझे अगर कुछ भी अगर इन फ्यूचर करना होगा, मतलब मुझे मम्मी की बेटी हूँ वो बोलना भी एक बहुत मतलब रिप्रेजेंट करना। कहते हैं कि सफलता किसी को यूं ही नहीं मिलती, बल्कि उसके पीछे सालों की कड़ी मेहनत और तपस्या होती है। बीपू दत्ता ने इस बात को एक बार फिर से साबित कर दिया है। रांची से करमवीर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का वार्षिक आम बजट संसद में किया पेश। युवा, महिला, किसान, पिछड़ा वर्ग और जनजातियों पर विशेष फोकस। धनबाद के आशीर्वाद अपार्टमेंट में कल देर शाम लगी भीषण आग में 14 की मौत, 12 लोग घायल। मृतकों के परिजनों को पीएम रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन का आज दूसरा दिन। कल पहले दिन 4 उम्मीदवारों ने खरीदा पर्चा। उम्मीदवारों के चयन पर मंथन करने में जुटी पार्टियां। और राजधानी रांची के होटवार स्थित खेलगांव में राज्य वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। विभाग के खिलाड़ियों ने दिखाया अपना दमखम।